शॉन आगा, एक नाम जो किसी को याद नहीं रहता, एक लड़का जिसे लोग लूजर, बेकार और अजीब कहकर इग्नोर कर देते थे। एक ऐसा लड़का जो चमकते हुए क्रिस्टल्स का दीवाना था। उसे लगता था इन पत्थरों के अंदर एक अलग ही दुनिया छुपी हुई है, जादू, रोशनी और एक और जिंदगी। आज शॉन बहुत ज्यादा एक्साइटेड था क्योंकि उसके पापा का बर्थडे था और उसने कुछ खास प्लान किया था, लेकिन उसकी माँ ने बताया पापा बिजी हैं, आज लेट आएंगे। वैसे भी लोगों के हिसाब से उसके पापा भी किसी काम के नहीं थे, एक साइंटिस्ट जो अपनी थियरीज में ही जीता था और फोन तक नहीं उठाता। और शॉन ने सोचा चलो खुद जाके सरप्राइज देते हैं, जिसके बाद उसने ट्रेन पकड़ी और सीधा चला गया उनके रिसर्च सेंटर, जहाँ जाकर देखता है पापा तो नहीं है और उसे एक चमकता हुआ नीला क्रिस्टल जरूर मिला। और जैसे उसने उस क्रिस्टल को देखा, एक तेज रोशनी उसमें से निकली और शॉन को लगा जैसे उसके सामने एक दूसरी दुनिया खुल गई हो। और जैसे क्यूरियोसिटी में उसने हाथ बढ़ाया, शॉन उस क्रिस्टल के अंदर खींचा चला गया और जब होश आया तो शॉन एक अजीब दुनिया में था जिसका नाम है एंडोरा, जहाँ एक लड़का एमिलियो अपने स्टेप फादर किंग डेलन को मारने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उस किंग ने एमिलियो के असली फादर को मार दिया था। लेकिन किंग इतना पावरफुल था तो उसने एमिलियो को हराकर जेल में डाल दिया। और अभी एमिलियो जेल में था कि तभी उसे एक लाइट दिखाई दी और उसमें से आया शॉन, बिल्कुल कंफ्यूज्ड, क्या हो रहा है, वो कहाँ आ गया, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। और जैसे ही एमिलियो ने उसे देखा, उसने तुरंत बोला छुप जाओ, गार्ड्स आ रहे हैं। और तभी एक चमत्कार होता है, शॉन के सीने से एक स्पेशल तलवार, एक रैप रेलिक निकलता है और शॉन अपने अंदर के फाइटर को पहली बार महसूस करता है। वो गार्ड से लड़ता है, एमिलियो को आजाद कराता है और दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। और रास्ते में उसका सामना एक खतरनाक डरावने फाइटर से होता है जो किंग डेलन के लिए काम करता है। जिसके बाद इनके बीच बहुत इंटेंस बैटल हुआ और इस बैटल के दौरान दोनों एमिलियो और शॉन नदी में गिर गए और फाइटर को लगा ये दोनों मर चुके हैं। और शॉन और एमिलियो सीवर में छुप जाते हैं और वहीं एमिलियो शॉन को बताता है ये दुनिया है एंडोरा, एक दुनिया जहाँ सब कुछ अलग है। और जब ये दोनों यहाँ से बाहर निकलते हैं, एक लड़की पहले से ही इनका इंतजार कर रही थी जिसका नाम है एलिशिया। और एमिलियो को देखते ही उससे पूछती है प्रिंस आप ठीक तो हो ना। और ये सुनकर शॉन काफी कंफ्यूज्ड है, प्रिंस और वो भी जेल में, आखिर यहाँ चल क्या रहा है। जिसके बाद आगे चलते चलते ये लोग एक जाइंट शाइनी रॉक को देखते हैं जो सूरज की तरह चमक रहा है। और वहीं एलिशिया अपने पेट को इंट्रोड्यूस कराती है जिसका नाम है फियेन। और फियेन को देखकर शॉन काफी इंप्रेस्ड है, लेकिन शॉन तब और शॉक्ड हो जाता है जब उसे पता चलता है कि एलिशिया का ये पेट एक रैप रेलिक है। और वहीं दूसरी तरफ किंग डेलन परेशान है और उसे शक है कि एमिलियो अभी भी जिंदा है, इसलिए उसे ढूंढने के लिए डेलन ने काफी सारे सैनिक भी भेजे। और उसे लगता है कि एमिलियो पास्कल के पास गया होगा जो उसका टीचर था, और साथ ही जो उसने रैप रेलिक यूज किया वो उसे किसी ने दिया होगा। और वहीं दूसरी तरफ अचानक से एक जाइंट पिग का अटैक होता है, एमिलियो अपने रैप रेलिक से उससे फाइट करता है और इस फाइट में शॉन को एलिशिया के रेलिक की भी पावर समझ आई। और ये सब शॉन के लिए एक नई दुनिया, नया सवाल और नए राज है। और अभी ये बैटल हो ही रहा था तभी इन्हें पता चलता है कि वो जानवर जो इन पर अटैक कर रहा था वो एक नॉर्मल जंगली सुअर नहीं बल्कि एक ड्रैगन था। और उसकी आंखों में आग थी और हर सांस में तूफान। ड्रैगन इतना पावरफुल था कि कोई नॉर्मल तलवार उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती थी। कि तभी शॉन अपना रैप रेलिक निकालता है, वही मैजिकल तलवार जो उसके सीने से निकली थी। और पहली बार शॉन उसे इस्तेमाल करके ड्रैगन पर अटैक करता है। लेकिन कहानी यही नहीं रुकती, एलिशिया और शॉन एक सडन ट्रैप में फंस जाते हैं, जैसे किसी ने पहले से ही प्लान करके वहाँ पर जाल बिछा रखा हो। और तब एमिलियो एक और ट्रैप का यूज करता है और फाइनली ड्रैगन को हरा देता है। और वहीं एंट्री होती है एक न्यू मैथ साइंटिस्ट की जिसका नाम है पास्कल। वो कहता है कि लोगों को दूर रखने के लिए ये सारे ट्रैप्स मैंने ही बिछाए थे। लेकिन जैसे उसे पता चलता है कि शॉन सरफेस वर्ल्ड से आया है और उसके पास भी वार्प रेलिक है, वो तुरंत इनमें इंटरेस्टेड हो जाता है। जिसके बाद पास्कल सबको अपने घर ले जाता है, एक अजीब सा साइंस फिक्शन टाइप बंकर जहाँ हर कोने में कुछ ना कुछ क्रेजी चीजें चल रही हैं। वहाँ सब लोग मिलकर एक अजीबोगरीब खाना भी खाते हैं, फ्रॉग, इंसेक्ट्स और कुछ ऐसी चीजें जिनकी स्मेल भी खतरनाक है। और वहीं डिनर के दौरान शॉन पास्कल को बताता है कि कैसे वो क्रिस्टल के थ्रू इस दुनिया में आया। जिसके बाद पास्कल इन्हें एक मैप दिखाता है जिसे देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। और पास्कल इन्हें बताता है कि हमारा अर्थ अंदर से हॉलो है और एंडोरा उसी के नीचे है। यहाँ का सूरज है एडमास और यहाँ कोई सितारे नहीं है। ये दुनिया किसी एंशिएंट इंसान ने बनाई थी जिसे डर था कि सरफेस वर्ल्ड के लोगों का आइडिया यहाँ सब कुछ बर्बाद न कर दे, इसलिए एंडोरा को छुपा कर रखा गया। लेकिन एंडोरा के लोग सरफेस वर्ल्ड के बारे में जानते हैं क्योंकि उनके पास एक पुरानी किताब है जिसमें सब कुछ लिखा है। कई साल पहले सरफेस और एंडोरा के लोग एक दूसरे के पास जा सकते थे और एक शहर था बेबीलोन जो दोनों दुनियाओं के बीच का दरवाजा था। पास्कल कहता है कि वो खुद भी वहाँ जा चुका है, पर एक बड़ा एक्सीडेंट हुआ, बेबीलोन बर्बाद हो गया और उसके साथ एंडोरा भी। तभी से दोनों दुनिया का कनेक्शन टूट गया है और किंग डेलन ने भी उस सिटी को फिर से बनाने की कोशिश की लेकिन पूरा नहीं कर पाए। पास्कल बताता है कि वो खुद बेबीलोन को फिर से बना सकता है पर वो नहीं चाहता कि लोग वापस उस दुनिया में जाएं। शॉन तब कहता है मुझे बेबीलोन जाना है और सब उसे समझाते हैं ये डेंजरस है और रास्ता बहुत लंबा है, लेकिन शॉन इनकी बात मानने को बिल्कुल तैयार नहीं है। और जब पास्कल फिर से शॉन के वार्प रेलिक को देखता है उसे लगता है ये बहुत स्पेशल है क्योंकि हर किसी में ये पावर नहीं होती। वार्प रेलिक बनने के लिए स्पेशल वार्प पार्टिकल चाहिए जो कि एंडोरा में मिलता है और ये पार्टिकल दिखते नहीं पर हर चीज को पावर देते हैं बिल्कुल एटम्स की तरह। और साथ ही पास्कल बताता
बताता है कि किंग ने कुछ लोगों को बेबीलोन रीबिल्ड करने के लिए भेजा था, लेकिन उसने खुद इसका काम रोक दिया क्योंकि उसे लगता है कि अगर दोनों दुनिया एक बार फिर जुड़ जाएंगी तो सब कुछ खत्म हो सकता है। और अभी ये सारी बातें हो ही रही थी, तभी कुछ शैडोज दिखाई देती हैं, जिसका मतलब साफ है किंग के गार्ड्स आ चुके हैं। पास्कल तुरंत बोलता है हम इनका सामना नहीं कर सकते, इसलिए भागना पड़ेगा। जिसके बाद सभी एक स्पेशल एयरक्राफ्ट में बैठ जाते हैं जो पास्कल ने खुद बनाया था और एक नए सेफ जगह की तरफ निकल जाते हैं। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है एयरक्राफ्ट का लैंडिंग एक जंगल में हुआ है जो कि डरावना है। और जब ये लोग चट्टानों के बीच चल रहे थे तभी पास्कल ने उन्हें एक छुपा हुआ शेल्टर दिखाया, एक छोटी सी जगह जहाँ पहले से सब कुछ रेडी था। वहीं एमिलियो एक कोने में एक चाकू देखता है और उसका फेस फ्रीज हो जाता है क्योंकि ये वही स्पेशल चाकू है जो किंग डेलन ने यूज किया था और पास्कल के पास भी वो सेम चाकू है। और इसी रात एमिलियो और पास्कल बाहर आके फ्रेश एयर में बातें कर रहे हैं। पास्कल एमिलियो से पूछता है तुम्हारी शॉन से मुलाकात कैसे हुई। एमिलियो कहता है वो एक ब्राइट लाइट के साथ मेरे जेल सेल में अचानक से आ गया था, जैसे किसी ने उसे भेजा हो। पास्कल थोड़ी देर चुप रहता है, फिर कहता है मैं बेबीलोन को रिबिल्ड नहीं करना चाहता, मैं पुरानी किताबें पढ़ता हूँ, उनमें लिखा है कि सरफेस वर्ल्ड से जोड़ने का मतलब है एंडोरा का विनाश। एंड इन दोनों के कन्वर्सेशन से हमें पता चलता है कि पास्कल और एमिलियो के बीच सोच का फर्क है। पास्कल मानता है कि सरफेस वर्ल्ड और एंडोरा दोनों दुनियाएं अलग रहनी चाहिए। वो नहीं चाहता है इस सरफेस की सोच एंडोरा को बिगाड़ दे। एमिलियो को लेकर भी दोनों का व्यू अलग है। किंग डेलन ने एमिलियो को बड़ा किया, लेकिन एमिलियो उसे अपना पिता नहीं मानता। उसके लिए डेलन सिर्फ एक ऐसा इंसान है जिसने उसके असली पिता को मारा था और अब भी वो जिंदा है। और ये सब सुनकर पास्कल कहता है कि अब शॉन को सरफेस वर्ल्ड वापस भेजने का समय आ गया है और उसके बाद बेबीलोन को हमेशा के लिए तोड़ देगा। वो जानता है कि किंग डेलन भी बेबीलोन की तरफ जा रहा है, इसलिए उसे पहले वहाँ पहुँचना जरूरी है। और इसके बाद हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जब छोटे एमिलियो को पता चलता है कि उसके रियल फादर का मर्डर हुआ है। उसकी आंखों का इनोसेंस मानो जा चुका है। वो रोज बदले की आग में जलता हुआ तलवारबाजी की प्रैक्टिस करता है। तभी पास्कल आता है और कहता है मैं तुम्हारा टीचर बनूंगा। एमिलियो पास्कल के अजीब टेस्ट को देखकर इंप्रेस हो जाता है और उसे ट्रेनिंग लेना स्टार्ट करता है। लेकिन कुछ समय बाद किंग डेलन खुद पास्कल को किंगडम से बाहर निकाल देते हैं और ये एमिलियो के लिए एक और बुरा इंसिडेंट बनता है जिससे उसका गुस्सा और बढ़ता है। और अभी प्रेजेंट टाइम में किंग डेलन ने पास्कल और एमिलियो को ढूंढने का जिम्मा जियांस को दे दिया है, जो कि एक डेडली वॉरियर ट्राइब है जो सिर्फ किंग का ऑर्डर मानती है। डेलन उनसे कहता है पास्कल पर नजर रखो और उसे पकड़ो। और हाँ, पास्कल एक इम्पोर्टेंट काम के लिए एलिशिया, एमिलियो और शॉन को केव में छोड़कर रॉयल आर्चशिप्स के लिए चला जाता है और जाने से पहले कहता है सावधान रहना, कोई भी गलती जानलेवा हो सकती है। और पास्कल के जाने के थोड़ी देर बाद एलिशिया वॉशरूम के बहाने केव से निकल जाती है और अब केव में सिर्फ और सिर्फ एमिलियो और शॉन बचे हैं। और वहीं एमिलियो शॉन से अपना अल्टीमेट प्लान शेयर करता है और कहता है मुझे डेलन को मारने के लिए तुम्हारी मदद चाहिए, बदले में मैं तुम्हें तुम्हारी दुनिया में वापस भेजूंगा। और एमिलियो का प्लान सीधा है, डेलन को बेबीलोन पहुंचने से पहले रोकना होगा। अगर वो वहां पहुंच गया तो सब खत्म हो जाएगा। शॉन कुछ सोचता है और फाइनली हाँ बोल देता है। वो कहता है कब निकलना है। एमिलियो जवाब देता है आज रात, जब एलिशिया सो रही होगी, क्योंकि हम उसे नहीं ले जाएंगे। और अभी ये दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी एलिशिया भी लौट आई और दोनों ऐसे प्रिटेंड कर रहे हैं मानो यहाँ कुछ हुआ ही नहीं। जिसके बाद रात होती है और एमिलियो शॉन चुपके से निकल जाते हैं। लेकिन जंगल में कुछ दूर जाने के बाद कुछ वॉरियर्स उनका रास्ता रोक लेते हैं और ये लोग खुद को दी एग्नोट्स कहते हैं, एक रेबल ट्राइब जो किसी किंग को नहीं मानती। उनका कहना है ये जमीन हमारी है, तुम रॉयल लोगों का यहाँ कोई काम नहीं है। और एमिलियो शांति से कहता है मुझे तुम्हारे लीडर से बात करनी है। तब इनका लीडर सामने आता है, डेमेटेरियो, एक फाइटर जिसकी आंखों में कॉन्फिडेंस और हाथों में सिर्फ और सिर्फ एक चाकू है। डेमेटेरियो पूछता है तुम्हें क्या चाहिए। एमिलियो कहता है मैं चाहता हूँ तुम लोग किंग के खिलाफ मेरा साथ दो, तुम्हारे पास पावर है और तुम जियांस के बराबर लड़ सकते हो। लेकिन एग्नोइड्स के कुछ फाइटर्स एमिलियो का मजाक उड़ाते हुए कहते हैं ये क्या करेगा, इसे तो हम अभी मार सकते हैं। डेमेटेरियो उन्हें रोकते हुए कहता है पहले इसकी बात सुनते हैं। फिर वो एमिलियो से पूछता है अगर तुमने किंग को मार दिया तो उसके बाद क्या करोगे। एमिलियो थोड़ा रुकता है और कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता, बस किंग मरना चाहिए, चाहे मैं भी उसके साथ मर जाऊं। और ये जवाब सुनकर डेमेटेरियो गुस्सा हो जाता है और कहता है तुम रिवेंज के चक्कर में अपना सब कुछ खोने के लिए तैयार हो, तुम सच में पागल हो। एमिलियो गुस्से में अपना वार्प रैलिक एक्टिवेट करता है, लेकिन डेमेटेरियो सिर्फ एक नॉर्मल चाकू से उसे हरा देता है। जिसके बाद डेमेटेरियो का कहना है रैलिक होने से कोई पावरफुल नहीं होता, पावर दिमाग से आती है, नफरत से नहीं। एमिलियो जमीन पर गिरा हुआ है और वो हार चुका है। बट हाँ, डेमेटेरियो से बैटल और उसके समझाने के बाद एमिलियो को फाइनली बात समझ आती है। डेमेटेरियो चाहता है कि अगर एमिलियो ने किंग को मार दिया तो उसके बाद वो ही अगला लीडर बने। और ये सुनकर एमिलियो तो पहले घबरा जाता है, उसे लगता है वो इस जिम्मेदारी के लायक नहीं है। लेकिन शॉन आगे बढ़कर डेमेटेरियो से कहता है एमिलियो कोशिश करेगा और अपना बेस्ट देगा। ये सुनकर डेमेटेरियो एग्री करता है और एमिलियो को अपने ग्रुप में ले लेता है। उधर दूसरी तरफ पास्कल अपने पुराने दोस्त ओहो से मिलता है। दोनों कभी एक साथ किंग के पैलेस में काम करते थे। ओहो कहता है क्या तुम्हें पता है एमिलियो ने एक बार किंग को मारने की कोशिश की थी। और ये सुनकर पास्कल हिल जाता है, उसे इस बात का कभी पता ही नहीं था। और वहीं वापस आइग्नोट्स के कैंप में एमिलियो और शॉन से काम कराया जाता है। लेकिन काम क्या, कपड़े धोना, वो भी नदी के पास। और पता चलता है यही उनका मेन सोर्स ऑफ इनकम है। और वहीं नदी के किनारे डेमेटेरियो शॉन से कैजुअली बातें करता है कि
मुझे पता है तुम एंडोरा से नहीं हो, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि यहाँ सभी लोग अलग अलग जगह से आए हैं और हम एक परिवार हैं। और वहीं इन्हें एक लड़का मिलता है, लूया, जो देखने में लड़की लगता है लेकिन असल में एक लड़का है। शॉन सोचता है ये इतना स्ट्रॉन्ग नहीं दिखता, लेकिन कुछ तो बात है इसमें। तभी लूया अचानक गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। होश में आने के बाद लूया बताता है मैं फ्यूचर देख सकता हूँ और मैंने तुम्हें वापस तुम्हारे घर में देखा था। ये सुनकर शॉन काफी खुश है और कहता है मैं घर जा सकता हूँ। इस बीच पास्कल वापस केव में लौटता है और देखता है दोनों लड़के गायब हैं। उसे तुरंत समझ आ जाता है कि ये दोनों बेबीलोन की तरफ निकल चुके हैं। पास्कल एलिशिया से कहता है तैयार हो जाओ। प्लेन लेकर उनके पीछे जाते हैं और वहीं उसी रात शॉन और एमिलियो के बीच बहस हो जाती है। एमिलियो गुस्सा करता है और कहता है तुम इग्नोर्स पे इतना भरोसा कैसे कर सकते हो। शॉन चिल्लाता है मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस घर जाना है। और दोनों लड़ते लड़ते थक जाते हैं और वहीं जमीन पर सो जाते हैं। अगली सुबह डेमेटोरियो आता है और दोनों पर ठंडा पानी डालते हुए उन्हें जगाता है, जिसके बाद सभी एक जगह बैठते हैं और अगले प्लान के बारे में बातें करते हैं। तभी शॉन डेमेटोरियो से बोलता है किंग डेलन भी बेबीलोन जा रहा है। ये सुनकर सभी होशियार हो जाते हैं। फिर लूसिया आती है और इनके चोटों का इलाज करने के लिए शॉन और एमिलियो को टेंट में ले जाती है। टेंट में ऑकवर्ड साइलेंस है, दोनों एक दूसरे को अवॉइड कर रहे हैं। और थोड़ी देर बाद लूसिया आती है और एमिलियो उससे पूछता है क्या डेमेटोरियो सच में जियांस के साथ काम करना चाहता है। लूइस कहती है जियांस कभी बुरे नहीं थे। पहले एंडोरा में दो प्रजातियां थीं, एंड्रस और जियांस। एंड्रस ह्यूमंस और एक और रेस इंडिया से बनते थे। जियांस बनते थे एनीडा और जानवरों के मिक्सचर से। पहले दोनों रेस एक साथ खुशी से रहती थी, लेकिन वक्त के साथ एंड्रस ने जियांस को नीचा दिखाना शुरू कर दिया, उनका अपमान किया, उनका हक छीन लिया। इसी वजह से जियांस अब बदले की आग में जी रहे हैं। लुइस कहती है मैं भी आदि जियान हूँ। फिर वो एक कहानी बताती है डेमेटेरियो और उसके जियान दोस्त लूसियो की, जहाँ छोटा डेमेटेरियो एक बार जंगल में खो जाता है। तब एक छोटा जियान लड़का लूसियो उसे ढूंढता है और घर ले जाता है और इन दोनों की दोस्ती हो जाती है। दोनों बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं। लेकिन एक दिन जब दोनों 15 साल के थे, एक आदमी सड़क पर एक जियान को मार रहा था। लूसियो उसकी मदद करता है लेकिन उसमें घायल हो जाता है और ये चोट इससे लूसियो की डेथ हो जाती है। तब से डेमेटेरियो ने कसम खाई कि वो स्ट्रॉन्ग बनेगा ताकि किसी और लूसियो को मरना न पड़े। जिसके बाद सीन वापस प्रेजेंट में आता है और शॉन अब ओलिया का एक टेस्ट लेना चाहता है और कहता है तुम फ्यूचर देख सकते हो ना, तो चलो देख के बताओ। लेकिन ओलिया समझ जाता है कि ये एक टेस्ट है और वो उल्टा शॉन को ट्रिक करता है। वो कहता है जंगल में एक स्पेशल बर्ड है, उसे ढूंढो। और ये सुनकर शॉन तुरंत जंगल में निकल पड़ता है। लेकिन जैसे ही वहाँ पहुँचता है जियान उसे घेर लेते हैं और इनका लीडर एलो शॉन को मारने ही वाला होता है। लेकिन डेमेटेरियो वक्त पे आ जाता है और इन दोनों के बीच एक काफी खतरनाक बैटल होता है। एमिलियो भी शॉन की मदद के लिए भागता हुआ यहाँ पर आ चुका है और इस फाइट में शॉन का वार फ्रेली ग्लो करता है, जिससे उसकी पावर बढ़ जाती है। शॉन फाइनली एलो से बैटल करता है, लेकिन इस बैटल में उसे समझ आ चुका है इसे जीत पाना सच में काफी मुश्किल है, तो इसलिए वो एमिलियो के साथ यहाँ से भाग जाता है। और वहीं डेमेटेरियो और एलो अभी भी लड़ रहे हैं। डेमेटेरियो उसे कहता है हमारे साथ जुड़ जाओ। अभी एक तेज लाइट और जोर का धमाका होता है। जियान और बाकी सभी कंफ्यूज्ड हैं और डेमेटेरियो इस मौके का फायदा उठाकर अपने लोगों के साथ यहाँ से भाग निकलता है। और थोड़ी देर बाद शॉन, एमिलियो, पास्कल और एलिसा सब एक जगह मिलते हैं। एमिलियो पास्कल और एलिसा को एक साथ देखकर शॉक्ड है, जिसके बाद डेमेटेरियो और उसके साथी भी इस ग्रुप में शामिल हो जाते हैं। पास्कल और डेमेटेरियो दोनों एक दूसरे को देखते हैं और एक ही सवाल उनके दिमाग में है कि ये लोग हैं कौन और किसके तरफ से हैं। जिसके बाद डेमेटेरियो कहता है कि उन्हें जल्दी करना होगा वरना दुश्मन पीछे आएंगे, और वो अपने साथियों को लेकर निकल जाता है। लेकिन एमिलियो, पास्कल और शॉन आपस में एक साइड में बैठकर बात कर रहे हैं। पास्कल एमिलियो पर गुस्सा हो जाता है कि उसे बदला लेने के लिए रिबल्स के साथ मिल गया। वो कहता है कि अपने असली बाप की मौत के पीछे का सच जानो, फिर डिसाइड करो कि किस पर गुस्सा करना है। एलिशिया भी शॉन से नाराज है क्योंकि उसने एमिलियो को इग्नोर्स के साथ जाने दिया। और वहीं शॉन डेमेटेरियो और उसकी टीम के लिए अच्छी बातें करने की कोशिश करता है। इस बीच एक पुरानी याद हमें दिखाई जाती है जब एलिशिया और एमिलियो छोटे थे। एलिशिया महल में आना पसंद करती थी, लेकिन वहीं धीरे धीरे एमिलियो शांत और कोल्ड होते चला गया। और वहीं प्रेजेंट टाइम में डेमेटेरियो और उसके साथी एक सीक्रेट जगह मिलते हैं। डेमेटेरियो चाहता है शॉन और एमिलियो उसके साथ ही रहें क्योंकि उन्हें लगता है कि ये दोनों आगे चल के उसके बहुत काम आएंगे। बाद में शॉन डेमेटेरियो को बताता है कि एमिलियो और पास्कल अब साथ नहीं चल रहे हैं और एलिशिया भी गुस्सा है। जिसके बाद डेमेटेरियो शॉन को बेबीलोन का नक्शा दिखाता है कि शॉन को तो बस किसी भी कीमत पर सरफेस पर वापस जाना है। और इग्नोर्स भी अब डिसाइड कर चुके हैं कि वो बेबीलोन जाएंगे क्योंकि किंग भी वहीं जा रहा है। उनको पता है कि अब उसे रोकना है, तो यही सबसे अच्छा मौका है। और इस चीज की वजह से पास्कल भी अब इनके ग्रुप में शामिल हो चुका है और धीमे धीमे पास्कल सबके साथ घुल मिल चुका है। वो अपने बनाए हुए गैजेट्स लाइक फ्लेम थ्रोअर दिखाता है और इस चीज से सभी काफी इम्प्रेस्ड हैं। और वहीं शॉन, एमिलियो और फेलिक्स ट्रिप की तैयारी कर रहे हैं। शॉन फेलिक्स से पूछता है कि वो लोग राजा के खिलाफ क्यों लड़ना चाहते हैं। फेलिक्स कहता है क्योंकि दुनिया में सिर्फ अमीर लोग डिसाइड करते हैं कि गरीब का क्या होगा। लेकिन डेमेटेरियो एक ऐसा इंसान इस पूरे सोच में बदलाव लाएगा। और वहीं डेमेटेरियो पास्कल से पूछता है कि क्या उसे पता है कि राजा क्या सोच रहा है। जिसका पास्कल ने जवाब दिया कि राजा कभी भी अपने प्लान किसी को नहीं बताता, यहाँ तक कि एमिलियो को भी नहीं। जिसके बाद अगले दिन डेमेटेरियो सबको बुलाता है और अब सफर शुरू हो चुका है। शॉन एक्साइटेड
एक्साइटेड है और वो सोच रहा है कि शायद अब वो घर पहुंच जाएगा, जिसके थोड़ी देर बाद सब एक बड़े समुद्र जैसे दिखने वाली जगह पहुंच चुके हैं। लेकिन पास्कल बताता है कि ये असली ओशियन नहीं है बल्कि एक विशाल कनाल है और इसे पार करना होगा ताकि हम जियान तक पहुंच सकें। और फिलहाल वो लोग ऑस नाम के एक बड़े से शहर में हैं, जहाँ पर एक बहुत बड़ा पोर्ट है और सब एक होटल में रात बिताने का प्लान करते हैं। एलिशिया शॉपिंग पर जाना चाहती है और पास्कल के लिए कुछ खरीदना चाहती है। और जब सब बाहर निकलते हैं तो डेमेटेरियो शॉन को सरफेस से होने की बात छुपाने को कहता है और इसलिए उसके लिए एक नया डिस्गाइज बनाता है। शॉन उसे पहन लेता है और शॉन को ये आइडिया काफी कूल लग रहा है। और मार्केट में घूमते हुए शॉन के पास सिर्फ और सिर्फ 500 येन है, जो एंडोरा में किसी काम के नहीं, इसलिए एलिशिया उसे पैसे देती है ताकि वो जो चाहे वो खरीद सके। उसी बीच एक लड़का एमिलियो का चाकू चुराकर भागने लगता है, लेकिन एमिलियो उसे पकड़ लेता है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि वो लड़का अपनी छोटी बहन और भाइयों के लिए ऐसा कर रहा है, तब एलिशिया और शॉन बच्चों को खाना देते हैं और शॉन बच्चों के साथ बास्केटबॉल भी खेलता है। और ये देखकर एलिशिया को शॉन का ये प्योर और केयरिंग नेचर अच्छा लग रहा है और वो सोच रही है कि क्या सरफेस पर सभी लोग ऐसे ही हैं। और वापसी में उन पर एक लड़की हमला कर देती है, उसका वार्प रैली धमाका करता है और वो बार बार एक ही बात बोल रही है, किल द प्रिंस, जैसे कोई प्रोग्राम मशीन हो। तभी यहाँ डेमेटेरियो और ओलिया भी आ जाते हैं और डेमेटेरियो बिना लड़की को चोट पहुंचाए उसे पकड़ लेता है। ओलिया बताता है कि ये लड़की एक किलर है और ये बच्चे होते हैं जिन्हें बचपन में ही उठा लिया जाता है और फिर इन्हें हत्यारा बनाया जाता है और इनके अंदर कोई इमोशन नहीं है, उन्हें सिर्फ और सिर्फ टारगेट मारने की ट्रेनिंग दी जाती है। और एमिलियो उस लड़की का टारगेट है और वहीं डेमेटेरियो उस लड़की के गले का कॉलर तोड़ देता है जो उसे कंट्रोल कर रही थी और वो कहता है कि अब तुम आजाद हो, ये तुम्हारा मौका है कुछ नया बनने का। और फिर वो उसे एक गुड़िया देता है जैसे उसने बाकी सारे छोटे बच्चों को दिया था। जिसके बाद लड़की अपना नाम बताती है, मिशा, और डेमेटेरियो उसे भी अपने इग्नोर्ड परिवार में शामिल कर लेता है। जिसके बाद अगले दिन पास्कल अकेले रॉयल लैब में किसी काम के लिए निकल जाता है, जैसे कि वो अक्सर करता रहता है। और वहीं बाकी सब समुद्र की तरफ निकलते हैं। वो लोग एक पुराने जहाज में चढ़ते हैं और सफर शुरू होता है। और एमिलियो डेमेटेरियो से पूछता है कि क्या वो जियान को समझता है, जिसका डेमेटेरियो ने जवाब दिया कि हाँ, लेकिन सभी जियान्स बुरे नहीं हैं। वो बताता है कि जिस आइलैंड पे वे जा रहे हैं वहाँ पूरे जियान्स ही रहते हैं और इस सफर के दौरान एक बार तूफान भी आता है जिसकी वजह से जहाज हिलने लगता है। शॉन और एमिलियो आपस में बहस करते हैं, लेकिन फेलिक्स दोनों को बचा लेता है और फाइनली वो लोग आइलैंड पे पहुंचते हैं, लेकिन जहाज टूट चुका है और अब वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है। तभी एक एरो उड़ता हुआ इनके तरफ आता है और पता चलता है कि वे पूरी तरह से जियान से घिर चुके हैं। डेमेटेरियो उनसे बात करना चाहता है, लेकिन जियान पहले उसे बंदी बना लेते हैं। जिसके बाद उनका लीडर आता है, वो डेमेटेरियो से पूछता है कि वो यहाँ क्यों आया है, जिसका डेमेटेरियो ने जवाब दिया, हम राजा को रोकना चाहते हैं और तुम्हारी मदद चाहिए। जिसके बाद लीडर इससे जानना चाह रहा है कि इसके बदले में हमें क्या मिलेगा, जिसका डेमेटेरियो ने जवाब दिया, आजादी और सुरक्षा। लीडर कहता है ठीक है, लेकिन एक शर्त है, मैं मरना होगा। ये सुनकर डेमेटेरियो के दोस्त डर जाते हैं, लेकिन वो खुद कहता है अगर मेरी मौत से सब सुरक्षित रहेंगे तो मैं तैयार हूँ। और अभी जियान उसे मारने ही वाले थे कि तभी लुइस उसे रोक देती है। वो कहती है कि वो डेमेटेरियो को मरते हुए नहीं देख सकती। बाकी इग्नोर्ड्स भी चिल्लाने लगते हैं, अगर डेमेटेरियो मरेगा हम भी मरेंगे। जिसके बाद वहाँ बहुत हंगामा मचता है। लीडर गुस्से में आकर सबको चुप रहने को कहता है और डेमेटेरियो से कहता है आओ अकेले में बात करते हैं। और हाँ, लीडर का नाम है ग्रो। ग्रो ने आखिरकार डेमेटेरियो की बात मान ली, लेकिन उसके मन में एक सवाल था, क्या तुम राजा के सेना से लड़ोगे? डेमेटेरियो ने साफ कहा नहीं, वो चाहता है कि बस जियान लीडर उसका साथ दे ताकि उसकी बात में ताकत दिखे और चीजें शांति से निपटे। ग्रो ने फिर से पूछा तो क्या तुम खुद राजा बनना चाहते हो? डेमेटेरियो ने फिर से नाम में जवाब दिया, राजा कोई और होगा जो ज्यादा योग्य होगा। और ये सारी बातें सुनने के बाद ग्रो को डेमेटेरियो की सच्चाई भरी बातें काफी पसंद आई, जिसके बाद उसने मदद का वादा कर दिया। अगली सुबह ग्रो ने सबको एक नई बोट दी और साथ में जरूरी सामान भी। जाते जाते उसने उन्हें एक सीटी भी दिया और कहा अगर कभी खतरा हो तो उसे बजाना। फिर इनकी टीम निकल पड़ी। इस बार मंजिल थी एक बर्फ से ढकी हुई पहाड़ी। जिसके बाद अगली सुबह जैसे ही वो पहाड़ चढ़ने लगे, एक भयानक बर्फीला तूफान शुरू हो गया। सबको एक जगह रुककर कैंप लगाना पड़ा। एमिलियो और शॉन एक ही टेंट में थे। शॉन ने एमिलियो से पूछा तुम डेल्जेन को राजा बनने से क्यों रोकना चाहते हो? एमिलियो ने कहा उसने मेरे असली पिता को मारकर ये गद्दी छीनी थी। शॉन चुप रहा, फिर बोला मैं होता तो गुस्सा जरूर करता, लेकिन अपनी माँ के खातिर सब कुछ भुला देता। शॉन ने उसे याद दिलाया एलिशिया और पास्कल तुम्हारे लिए जान दे सकते हैं। एमिलियो चुप हो गया और पहली बार वो कुछ सोचने लगा। जिसके बाद अगले दिन पहाड़ी रास्ते में शॉन को बड़े बड़े पंजों के निशान दिखे। डेमेटेरियो ने बताया ये ड्रैगन्स के हैं। शॉन हैरान था, क्या एंडोरा में भी ड्रैगन होते हैं? तभी जमीन टूट गई और एलुया एक गुफा में गिर गया। सब उसके पीछे भागे। फियान ने अपनी खास ताकत से उसे ढूंढा, लेकिन तभी एक बहुत बड़ा ड्रैगन उनके सामने आ गया। सब भागने लगे, लेकिन तभी फियान खुद एक विशाल ड्रैगन में बदल गया। एलिशिया, एमिलियो और शॉन सबको लग रहा है जैसे ये सपना देख रहे हैं। जिसके बाद फियान ने एलिशिया से कहा मैं तुम्हारा फादर हूँ। उसने बताया कि कैसे वो एक शिकारी था, लेकिन एलिशिया की माँ से शादी करने के बाद उसने सब कुछ छोड़ दिया, पर डाकुओं ने उसकी पत्नी को मार दिया और बदला लेते हुए उसका वार्प रेलिक इतना बदल गया कि वो खुद उसमें कैद हो गया और अब वो एक जिंदा ड्रैगन रेलिक बन चुका है। लेकिन उसने एलिशिया से वादा किया कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। और ये सब सुनकर एलिशिया रोने लगी। और जब सब नॉर्मल हुआ, ओलिया ने समझाया कि ड्रैगन दरअसल अपने परिवार की रक्षा कर रहे थे
हैं और उन्होंने हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की, बल्कि अब वही ड्रैगन हमारी टीम को सफर में कुछ दूर तक लिफ्ट देंगे। और उसका ये भी कहना है कि काश वो हमें बेबीलोन तक छोड़ पाते हैं, लेकिन उन्हें अपने घर के पास रहना था और उन्हें हंटर्स का डर भी था। जिसके बाद जब इन्होंने मैप पर देखा तो इनकी टीम अब बेबीलोन के बहुत पास आ गई थी। लेकिन तभी ओलिया बेहोश हो गया और होश आया तो उसने एक भयानक सपना देखा, एंडोरा का अंत। और वहीं दूसरी ओर राजा के महल में एक वैज्ञानिक ने बताया कि बॉबल तैयार ही होने वाला है। लेकिन ज्यादा चौंकाने वाली बात ये थी कि जियान अब राजा के लिए काम कर रहे थे और उन्होंने ग्रो की सारी बातें राजा तक पहुंचा दी। और जब राजा को पता चला कि एबाला जो सॉन और एमिलियो से लड़ चुका था घायल है, ये जानकर वो सच में काफी गुस्सा है। और वहीं इधर पास्कल पुराने रिकॉर्ड्स की छानबीन कर रहा था और उसे पता चला कि राजा ने बॉबल से जुड़ी सारी जानकारी छुपा ली है। पास्कल अब समझ गया कि कुछ तो बहुत बड़ा और खतरनाक छुपाया जा रहा है। वार्प पार्टिकल भी अब खत्म हो रहे थे और अगर ये खत्म हो गए तो एंडोरा का विनाश तय है। पास्कल और उसका साथी जोसेफ अब और रिसर्च करने लगे। जोसेफ ने एक उड़ने वाली कार बनाई थी जिससे दोनों बेबीलोन की तरफ रवाना हो गए। और वहीं उधर शॉन की टीम भी बेबीलोन पहुंच चुकी थी, लेकिन उन्होंने देखा कि राजा यहाँ पहले से पहुंच चुका था और अब सरफेस की ओर रास्ता खोलने की तैयारी कर रहा है। और हाँ, बेबीलोन में 4 दरवाजे थे, लेकिन सिर्फ एक ही बॉबल की ओर जाता था। जिसके बाद ओलिया ने अपनी एबिलिटी की हेल्प से सही दरवाजा ढूंढ लिया, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए उन्हें एक ऊंची दीवार चढ़नी थी। सबने मिलकर कोशिश की और इस प्रोसेस के दौरान शॉन ने एमिलियो को गिरने से बचाया। लेकिन दीवार के उस पार एक बहुत बड़ा मेज था। डेमेटेरियो ने वहाँ एमिलियो से बात की और कहा, मैं राजा को मारना नहीं चाहता, बस गद्दी से हटाना चाहता हूँ। लेकिन एमिलियो अभी भी बदले के आग में जल रहा है। अभी इनके सामने किंग के लिए काम करने वाले खतरनाक जियान आ गए। उनका लीडर गोरो डेमेटेरियो से बदला लेना चाहता था। जिसके बाद बाकियों की लड़ाई भी शुरू हो गई और वहीं एबेला फिर से सोन और एमिलियो से लड़ना चाहता था। और अब की बार ये लड़ाई और भी खतरनाक थी और इस बैटल में फेलिक्स ने अपनी लड़ाई जीत ली। और वहीं जब गोरो बैटल में हारने लगा वो वहाँ से भाग गया। और दूसरी तरफ जब एमिलियो को मौका मिला वो भागते हुए बॉबल गेट में घुस गया। शॉन और एलिशिया उसके पीछे दौड़े। और हाँ, ये जानकर सब हैरान हो गए कि लॉयश अब तक उनके टीम की हिस्सा नहीं बल्कि एक जासूस थी। लॉयश ने कहा कि उसके पिता जियान और माँ एंडोरियन थी और उसे हमेशा भेदभाव झेलना पड़ा। वो डेमेटेरियो के साथ सिर्फ अपनी सुरक्षा के लिए जुड़ी हुई थी, लेकिन असल में वो गोरो के साथ ही थी। लॉयश ने एलिया को मारने की कोशिश की, लेकिन डेमेटेरियो आ गया। डेमेटेरियो ने उससे शांति से बात की और याद दिलाया लॉयश ने खुद एक बार उसकी जान बचाई थी और इन सब चीजों की वजह से लॉयश रोने लगी। डेमेटेरियो ने कहा, अब रोने का वक्त नहीं, अब कुछ करने का वक्त है। और उधर मीशा और फेलिक्स अबाला से लड़ रहे थे और डेमेटेरियो और बाकी लोग जब पहुंचे तो एला वहाँ से भाग गया। लेकिन डेमेटेरियो ने कहा, चिंता मत करो, हमें पता है वो कहाँ गया है। वो मीशा और फेलिक्स को भी भरोसा दिखाता है कि अब लुइस उसके साथ है। सब कुछ शांत करने की कोशिश करते हैं। कट टू महल का बड़ा हॉल। एमिलियो अपने पिता यानी किंग से लड़ रहा है। तभी शॉन और एलिशिया वहाँ आ जाते हैं। एमिलियो चिल्लाता है, इसने मेरे असली पिता को मारा और पास्कल को महल से निकाल दिया। शॉन उसे रोकता है, एमिलियो अगर तुम्हें सच जानना है तो इस राजा से पूछो, शायद वही तुम्हारे गुस्से को खत्म कर सके। और अभी किंग कुछ कहने ही वाला था कि अचानक एबेला आ जाता है और एमिलियो पर हमला कर देता है। किंग उसे रुकने के लिए चिल्लाता है, लेकिन एबेला नहीं रुकता और अपने वार प्रेलिक से एमिलियो को मारने की कोशिश करता है। राजा बीच में आता है और खुद पर वार झेल लेता है। राजा जमीन पर गिरता है। एमिलियो चिल्लाता है और ये सब देखकर एबेला मुस्कुरा रहा है और एक चमकदार रोशनी में गायब हो जाता है। शॉन पीछे मुड़कर देखता है। एमिलियो अपने घायल पिता को थामे हुए है। पास्कल और जोसेफ ये दोनों भी अंदर आते हैं और अभी किंग आखिरी सांस लेते हुए कहता है, तुम मजबूत बन गए हो और मुझे तुम पर गर्व है। डेमेटेरियो और सभी लोग चुपचाप खड़े हैं और अब एमिलियो को रियलाइज हो रहा है कि वो जो समझता था शायद वो पूरा सच्चाई नहीं था। और वहीं पास्कल रॉयल लैब में वापस जाना चाहता है, लेकिन जोसेफ कहता है हमारे पास फ्यूल नहीं है। और हाँ, पास्कल हैरान है, वार्प पार्टिकल कम हो रहे हैं। लेकिन क्यों, वो राजा से पूछना चाहता था पर अब बहुत देर हो चुकी है। कट टू एमिलियो अकेला बैठा है। सोन उसके पास जाता है। एमिलियो कहता है, माफ करना, मैंने वादा किया था कि मैं तुम्हें वापस घर पहुंचाऊंगा, लेकिन अब बॉबल शायद दोबारा चल नहीं सकता। शॉन मुस्कुराता है और कहता है, तुम खुद को दोष मत दो। एमिलियो बताता है कि कैसे वो हमेशा बदले की आग में जलता रहा, लेकिन अब राजा की मौत के बाद भी उसे सुकून नहीं मिल रही। मुझे याद भी नहीं कि मेरे असली पिता कैसे दिखते थे, बस किंग का चेहरा दिखता है। क्या वो सच में दोषी था या मैंने सब कुछ झूठ माना? दोनों ने एक दूसरे से थोड़ी देर और बातें की और हाँ, एमिलियो अब सरफेस की सच्चाई जानना चाहता है, लेकिन शॉन कहता है वहाँ भी लड़ाई है, शायद इससे भी खतरनाक। और वहीं पास्कल और जोसेफ बॉबल की जांच कर रहे होते हैं। उन्हें लगता है कि बॉबल सही से काम कर रहा था, लेकिन सरफेस से रास्ता बंद है। शायद एबेला इसीलिए वापस आ गया और वो भी बदला हुआ। कट टू डेमेटेरियो और एमिलियो की बातचीत। डेमेटेरियो कहता है, अब राजा नहीं रहा, पूरे देश की जमीन की लड़ाई शुरू होगी, हमें पहले शांति लानी होगी। लोएस दूर खड़ी होकर देखती है, फिर वो इग्नोर से कहती है, मुझे जाना चाहिए, मैं गद्दार हूँ, तुम मुझ पर कभी भरोसा नहीं कर पाओगे। तभी खबर आती है, जुआन आइलैंड पर हमला हो रहा है। दुश्मन लोग लोगों को गुलाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। डेमेटेरियो कहता है, अब हमारी असली लड़ाई शुरू हो चुकी है और अभी शॉन और एमिलियो लड़ रहे हैं। एमिलियो कहता है, अब मुझे लगता है मुझे जीने का मकसद मिल चुका है। एमिलियो और शॉन इग्नोर से जुड़ने का फैसला करते हैं। एमिलियो कहता है, मैंने दुनिया की सच्चाई देखी है, अब मैं इसे बदलना चाहता हूँ। पास्कल भी आता है और कहता है,
बॉबल का गेट सरफेस लॉक है, शायद संयोग है या कोई रहस्य, लेकिन मैं रॉयल लैब जाकर पूरी जांच करूंगा। कट टू एक गांव में सैनिक लोग पर जुल्म कर रहे हैं। डेमेटेरियो और उसके साथी वहां पहुंचते हैं, लड़ाई करते हैं और जीत भी जाते हैं। विलेज का लीडर कहता है एमिलियो को राजा बनना चाहिए, लेकिन एमिलियो कहता है मैं अभी तैयार नहीं हूँ। जिसके बाद रात में सैनिक का लीडर गुस्से में बैठा होता है, तभी उनका कैप्टन और वो सैनिक एक भयानक क्रिएचर द्वारा मारे जाते हैं। अगली सुबह डेमेटेरियो और उसके साथी वहाँ जाते हैं और वो क्रिएचर कोई और नहीं बल्कि एला है, लेकिन अब वो बदला हुआ है और पहले से ज्यादा खतरनाक है। एला उन पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से सब डर जाते हैं। तभी उसका पुराना दुश्मन गोरो आता है और उसे रोकता है, जिसके बाद एला यहाँ से भाग जाता है और गोरो अब इग्नोर्स के साथ जुड़ जाता है और आखिरकार वो लोग जुआन आइलैंड पहुँचते हैं, जहाँ अभी भी हमले हो रहे हैं। पास्कल कहता है बॉबल तब तक काम नहीं करेगा जब तक दोनों दुनिया एक साथ रास्ता न खोलें। अगर ये ना हुआ तो एंडोरा धीमे धीमे टूटकर खत्म हो जाएगा। पास्कल समझ नहीं पा रहा है कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। सब कुछ अजीब था और जवाब सिर्फ कैपिटल सिटी में ही मिल सकता था, इसलिए वो वहाँ सच्चाई जानने के लिए निकल पड़ता है। उधर गोरो अचानक कहता है कि वो डेमेटेरियो के इग्नोर्स में शामिल होना चाहता है। डेमेटेरियो मुस्कुराकर कहता है मैं तो कब से इसका इंतजार कर रहा था। और फिर वो सब जुआन आइलैंड पहुंचते हैं। वहाँ दुश्मन से सीधा आमना सामना होता है, लेकिन डेमेटेरियो और उसके साथी आसानी से उन्हें हरा देते हैं और जमीन पर कदम रखते ही जियान उनसे मिलने आते हैं। लड़ाई के बाद डेमेटेरियो कहता है कि जब ये सब खत्म हो जाएगा ग्रेडो उत्तर दिशा की जिम्मेदारी संभालेगा। एमिलियो को थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि लोग जियान को अब क्रूर समझते हैं, लेकिन वो डेमेटेरियो से बहस नहीं करना चाहता। और वहीं दूसरी ओर लुइस हंसते हुए कहती है अगर तुम सच में मदद करना चाहती हो तो तुम एमिलियो से शादी कर लो। और शुरुआत में एलिशिया थोड़ा हिचकिचाती है, इनकार करती है, लेकिन फिर मान जाती है। उसे सच में एमिलियो के लिए फीलिंग्स हैं और साथ ही वो ये भी कहती है कि मैं उसे सब कुछ बताऊंगी, बस उम्मीद है कि वो भी मुझे पसंद करता हो। जिसके बाद में रात का सीन दिखाया जाता है। एमिलियो पास्कल से अपने असली पिता के बारे में पूछता है। पास्कल बताता है जब तुम्हारे पिता राजा थे उस समय बॉबल अभी भी काम करता था और डेल्जन अक्सर वहाँ जाता था, शायद वहीं से सब कुछ बदला। अगले दिन सब लोग नाव से पूरे एंडोरा में शांति लाने के मकसद से कैपिटल लौटते हैं और जब वो महल पहुंचे सब कुछ सुनसान होता है। एक सिपाही बताता है राजा के बैरलॉन जाने के बाद आधे सैनिक वापस नहीं आए, लगता है वो भी लुटेरे बन चुके हैं। और राजा की मौत की खबर सुनते ही बाकी सैनिक भी भाग गए। एंडोरा का कोई लीडर नहीं है। एमिलियो उन्हें समझाता है कि डेमेटेरियो और उसके लोग अच्छे हैं, लेकिन लोग अब भी डरे हुए हैं। और वहीं दूसरी ओर पास्कल और जोसेफ अब रॉयल लैब में पहुंचते हैं। वहाँ उनके अलावा कोई और साइंटिस्ट नहीं है। तभी वहाँ आता है रॉड ने, पास्कल का पुराना साथी जो कभी किंग के साथ काम करता था। और वहीं दूसरी तरफ एमिलियो अकेले महल में घुस रहा होता है। वो राजा की पुरानी गद्दी के सामने खड़ा है। डेमेटेरियो आता है और पूछता है तुम इतना उदास क्यों हो? एमिलियो कहता है मुझे डर है कि अब अगला राजा कौन होगा और क्या मैं इसके लायक भी हूँ। डेमेटेरियो उसे दिलासा देता है और कहता है जैसे मैंने अपने बड़ों से सीखा मैं तुम्हें सिखाऊंगा। और वहीं बाहर जंगल में कुछ हलचल होती है। लुइस और गोरो इन दोनों को कुछ अजीब महसूस होता है। और वहीं पास्कल को रोडने से पता चलता है कि महल खतरे में है। डरावने जीव जंगल से इकट्ठा हो रहे हैं। सैनिक डर जाते हैं, लेकिन एरोन उन्हें हिम्मत देता है। सब हैरान रह जाते हैं जब जियान और इग्नोर्स मदद के लिए पहुंचते हैं। एमिलियो कहता है ये सब हमारे साथी हैं, हम साथ लड़ चुके हैं। एरोन को डर है कि एमिलियो जंग में ना जाए, लेकिन शॉन कहता है चिंता मत करो, एमिलियो खुद को संभाल सकता है। फिर अचानक वही डरावने जानवर हमला कर देते हैं, वही जो पहले एला के साथ दिखे थे। और अब ये तय हो चुका है कि एला इसके पीछे है। शॉन और एमिलियो भी बैटल के लिए जंगल में कूद पड़ते हैं। एला छिपकर हमला करता है और अपने जानवरों से एमिलियो और शॉन को फंसा लेता है। गोरो आकर इनकी मदद करता है, लेकिन जानवर बहुत ज्यादा हैं और इस बैटल में इनकी हालत बिगड़ जाती है। अभी सैनिक भी पूरे जोश में मैदान में आ जाते हैं। डेमेटेरियो पीछे से एला पर हमला करता है और शॉन को मौका देता है, जिसके बाद वो तलवार से एला को घायल कर देता है। एला जानता है कि वो हार रहा है, इसलिए वो भाग जाता है। और वहीं इस बैटल के बाद सैनिक खुश हैं और एमिलियो को कंधे पर उठा लेते हैं और वो पूरे देश के लिए अब हीरो बन चुका है। जिसके बाद अगली सुबह गोरो कहता है मैं एला को ढूंढना चाहता हूँ, क्योंकि अब वो और खतरनाक हो चुका है। लुइस साथ चलने की बात करती है, इसलिए डेमेटेरियो को चिंता होती है। वो फेलिक्स और मीसा को भी इनके साथ भेज देता है। और वहीं दूसरी तरफ एमिलियो और शॉन एक खाई के पास खड़े हैं। एमिलियो कहता है शॉन शायद अब तुम्हें सरफेस पे वापस जाना चाहिए, ये जगह धीरे धीरे खत्म हो रही है। शॉन गुस्सा हो जाता है और कहता है तुम प्रिंस हो तो तुम हार कैसे मान सकते हो। दोनों की बहस होती है। शॉन फिसलकर खाई में गिरने वाला होता है, लेकिन एमिलियो उसे पकड़ लेता है और दीवार के सहारे चलते हुए उन्हें एक सीढ़ी मिलती है, जिससे ये नीचे उतरते हैं, जहाँ एक कैदी बंद है जिसका नाम है फ्रेमा। और फ्रेमा एक जियान था और कभी राजा का गार्ड था। एमिलियो पूछता है मैं किसने कैद किया? फ्रेमा बताता है किंग ने। फ्रेमा आगे बताता है एक दिन सब कुछ बदल गया जब एक अनजान आदमी सरफेस से महल के पास बेहोश मिला, और जब देखा तो वो जिंदा था, तो उसे अंदर लाया गया और शायद यहीं से सब कुछ बदल गया। किंग को वो आदमी बहुत ज्यादा पसंद आ गया और वो आदमी ऊपर की दुनिया से था और बड़ी आसानी से दोनों दुनियाओं के बीच आ जा सकता था। उसने किंग को सरफेस की चीजें दिखाई, अजीब इन्वेंशंस और दुनिया के बारे में बातें बताई जो कि किसी ने पहले नहीं सुनी थी। वो खुद को एक साइंटिस्ट बताता था। डेल्जन ने बार बार राजा को चेतावनी दी कि ये खतरनाक है, लेकिन राजा उस आदमी की हर बात सुनता था। उस साइंटिस्ट ने एक दिन राजा से कहा कि कासल के वार्प पार्टिकल को सरफेस की चीजों के साथ मिक्स करना चाहिए।
चाहिए। राजा ने बिना सोचे हाँ कह दी। फिर उस आदमी ने कहा कि अब वो पार्टिकल्स को सरफेस पर ले जाना चाहता है। डेल्जन ने मना किया क्योंकि वो पार्टिकल्स कासल के लिए जरूरी थे, लेकिन राजा ने उसकी एक भी न सुनी। फ्रेमा को ये सब बहुत गलत लगा। उसने साइंटिस्ट से बहस की और तभी उस आदमी ने चालाकी से सबको यकीन दिला दिया कि फ्रेमा उसे मारना चाहता है। राजा ने बिना कुछ सोचे समझे फ्रेमा को अंधेरे डंजन में कैद करवा दिया और तब से वो यही है। अब जब उसे पता चला कि शॉन भी ऊपर की दुनिया से आया है तो वो गुस्से में आ गया। उसने अपना वार पर रेलिक निकाला और शॉन पर हमला कर दिया, लेकिन शॉन का रेलिक भी एक्टिवेट हो गया और दोनों की टक्कर से एक जोरदार रोशनी हुई और अचानक से शॉन और एमिलियो फिर से सरफेस पे आ गए। शॉन खुशी से चिल्लाया कि वो घर वापस आ चुका है। दोनों शॉन के घर गए। माँ ने दरवाजा खोला और शॉन को देखकर रो पड़ी। उसे गले लगाया। सालों की यादें और प्यार एक पल में ही लौट आया। शॉन ने अपनी माँ को एमिलियो और एंडोरा की सच्चाई बताई। माँ को यकीन नहीं हुआ, लेकिन फिर बोली, हाँ पुरानी कहानियों में इसका जिक्र आता है कि जमीन के नीचे कोई और दुनिया है। शॉन के फादर भी उन्हीं कहानियों की खोज में ही तो हर वक्त बाहर रहते थे। अगले दिन दोनों शॉन के फादर के पास पहुँचे। शॉन के पापा ने उसे देखकर राहत की सांस ली। शॉन ने एमिलियो को भी इंट्रोड्यूस कराया। तब पता चला कि शॉन की माँ को जो क्रिस्टल मिला था उसी की वजह से शॉन एंडोरा पहुंचा था और शॉन के फादर उस क्रिस्टल को और स्टडी करना चाहते हैं, लेकिन एमिलियो को कुछ अजीब लग रहा था। उसे उन पर भरोसा नहीं हो रहा था। तभी एमिलियो को एक भूली हुई मेमोरी याद आई। उसने बचपन में देखा कि डेल्जन ने उसके पिता को शॉन के फादर से दूर रहने को कहा था, जिसके बाद वो तुरंत उनके ऑफिस के लिए वापस भागा। शॉन भी उसके पीछे पीछे है। एमिलियो ने कहा उसे सब याद आ गया है। शॉन हैरान था। एमिलियो बोला शॉन के फादर ने डेल्जन के बेटे को लिया था और किंग उसे बचाने की कोशिश कर रहे थे और अभी एमिलियो ये सब कह ही रहा था तभी शॉन के फादर ने एमिलियो को गोली मार दी। शॉन चौंक गया, लेकिन गोली सिर्फ छू कर निकल गई। एमिलियो को ज्यादा चोट नहीं आई और अब आशा नागा ने सच्चाई उगली। उसने एमिलियो के फादर को मार डाला था क्योंकि वो एंडोरा के लिए सही राजा नहीं था। उसे लगता था कि डेल्जन बेहतर किंग बन सकता है। एमिलियो का गुस्सा उफान पर था, लेकिन वो अपना गुस्सा कंट्रोल कर रहा है। फिर एमिलियो ने एक ट्रिक से आशा नागा को डिस्ट्रैक्ट किया और शॉन को लेकर भाग गया, जिसके बाद एक फ्लैशबैक सामने आता है। जब आशा नागा पहली बार एंडोरा आया था, डेल्जन ने उसे अपने भाई से मिलवाया था। आशा नागा ने बताया कि उसने एक क्रिस्टल खोजा है जो लोगों को दुनियाओं के बीच में भेज सकता है। फिर वो वापस गया, अपनी वाइफ को बताया। तब वो प्रेग्नेंट थी, लेकिन उसका बच्चा नहीं बच पाया। दुख में डूबा आशा नागा फिर से एंडोरा लौटा और वार्प पार्टिकल में दिलचस्पी लेने लगा। राजा ने उससे कहा कि डेल्जन का बेटा बीमार है, क्या सरफेस की किसी मेडिसिन से वो ठीक हो सकता है? आशा नागा ने कहा हाँ, लेकिन इसके लिए हमें बबल को फिर से बनाना होगा ताकि सरफेस से और चीजें भी ला सकें। डेल्जन ने मना कर दिया क्योंकि पुरानी कहानियों में बबल को खोलना मना था, लेकिन जब उसने अपने बीमार बेटे को देखा उसने आशा नागा को हाँ कह दी। बबल बनने के बाद आशा नागा ने ओरेम को मार डाला और कहा कि वो हमेशा के लिए एंडोरा छोड़ रहा है। डेल्जन अपने बेटे को वापस चाहता था, लेकिन आशा नागा बोला अगर चाहिए तो सरफेस पर आकर ले जाओ। फिर उसने बबल तोड़ दिया और चला गया और प्रेजेंट में शॉन और एमिलियो घर लौटे और शॉन की माँ को सब बताया। माँ ने कहा हाँ ये सब सच है। आशा नागा उसे बीमार हालत में घर ले आया था। उन्होंने उसकी देखभाल की। फिर शॉन की माँ ने उसे एक क्रेस्ट दिया जो शॉन के साथ उस दिन मिली थी। वो क्रेस्ट रॉयल फैमिली की निशानी थी। एमिलियो समझ गया शॉन डेल्जन का बेटा है। उसे यकीन नहीं हो रहा कि उसका पिता एक कातिल हो सकता है। एंडोरा में डेमेटेरियो और बाकी सबको पता चलता है कि शॉन और एमिलियो डेंजन में गए थे और शायद अब सरफेस पे हैं। वही सरफेस पर एमिलियो फिर से आशा नागा से मिलने जाता है। आशा नागा अपने गार्ड्स को बोलता है कि इन्हें ऑफिस में लाओ। वहाँ वो खुद कबूल करता है कि उसने ओरेम को मारा था क्योंकि वो वीक था और जियान से नफरत करता था, लेकिन वो कहता है शॉन के लिए वो कुछ भी कर सकता है। एमिलियो लौटता है, शॉन से कहता है मैं उससे बात करनी चाहिए। शॉन मान जाता है। इधर एंडोरा में पास्कल सबको बुलाता है और बताता है कि अब उन्हें दोनों दुनियाओं के बीच में आने जाने का रास्ता मिल चुका है। वहीं शॉन अपने पिता को मिलने बुलाता है, उसी जगह जहाँ ये सब शुरू हुआ था। शॉन जानना चाहता है कि उन्हें ओरेम को क्यों मारा। आशा नागा वहाँ आता है और अपने शरीर से एक चमकता हुआ पत्थर निकालता है और कहता है ये वही स्टोन है जिससे मैं दोनों दुनियाओं में सफर कर सकता हूँ। और अब सब कुछ खुलकर सामने आ चुका है। आशा नागा एंडोरा से वाट पार्टिकल चुरा कर अपनी दुनिया को बेहतर बना रहा है, लेकिन इसकी कीमत एंडोरा की बर्बादी है। शॉन और एमिलियो उस जगह जाते हैं जहाँ से वाट पार्टिकल चुराया जा रहा है, एक विशाल क्रिस्टल जिसे तोड़ना बेहद जरूरी है। लेकिन तभी आशा नागा वहाँ पहुँच जाता है अपने ऑक्टोपस जैसे वार्प रेलिक के साथ। वो बताता है इस वार्प रेलिक को उसे ओम के शरीर से बनाया है। लड़ाई भयानक होती है। एमिलियो और शॉन की रेलिक इवॉल्व होती है। वो मिलकर आशा नागा के रेलिक टेक्टिकल्स को तोड़ देते हैं और आखिरकार फियोन की मदद से आशागा को हरा देते हैं, जिसके बाद तुरंत मैल ढहने लगता है, लेकिन फियोन उसे बचा लेता है। और जब सब वापस एंडोरा लौटते हैं तो जश्न होता है। डेमेटेरियो सबको नई जिम्मेदारियां देता है और शॉन और एमिलियो इन दोनों को भी जिम्मेदारी मिली है, लेकिन शॉन का दिल भारी है। वो एमिलियो से कहता है मुझे वापस जाना होगा, माँ अकेली है, उन्हें मेरी जरूरत है। और वो अलविदा कहता है और ब्लू क्रिस्टल का यूज करके वापस चला जाता है। और जैसे वो घर पहुँचता है ये क्रिस्टल टूट जाता है और अब शायद वो कभी एंडोरा नहीं लौट पाएगा, लेकिन उसकी यादें हमेशा उसके साथ रहेगी। और यार यही स्टोरी खत्म होती है। तो कमेंट में जरूर बताना कि ये तुम्हें कैसी लगी और क्या तुम्हें ऐसी और वीडियो देखनी है। बाकी टिल देन एंजॉय एनीमे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।